आपको बेटा इस चैप्टर से थ्योरी ना आए, लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जो है वो बनेगा ही बनेगा। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को वो है इसके ग्राफ के अंदर, कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी बुक है, चाहे आपके पास TR जैन है या आपके पास कोई भी बुक है, प्लीज़ उस बुक को मत देखिएगा, आपको एक भी ग्राफ समझ में नहीं आएगा। जो मैं सिर्फ 2 ग्राफ बताऊंगा, आपको बस वो 2 ग्राफ पढ़ने हैं, और बेटा कोई भी ग्राफ आपको नहीं पढ़ना, बस जो मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए जी, हमारे चैप्टर का नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था जो है संतुलन की अवस्था में कब आती है, क्या कंडीशन है अर्थव्यवस्था की संतुलन में आने की। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। इसमें से 3 नंबर का न्यूमेरिकल या 2 नंबर का न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। अल्पकालीन संतुलन उत्पादन क्या क्या कह रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। तो किसको, जिसको भी नहीं दिख रही है भाई, नेट का इशू होगा, आ जाइए दोबारा। देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था संतुलन में कैसे होती है। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था संतुलन में तब आती है, इसके 2 तरीके की अप्रोच होती है, 2 तरीके के मेथड हैं। जब अर्थव्यवस्था के अंदर AD = AS हो जाता है तो भाई एक अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में आ जाती है। ठीक है, आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि ये जो AD और AS है, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कि जब समग्र मांग बराबर हो जाती है समग्र पूर्ति के, जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है, AD = AS हो जाता है, तो भाई अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है। ठीक है, इसको AD/AS दृष्टिकोण भी कह सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा जो आपको ध्यान रखना है, इसी मेथड को ही जब AD और AS आपस में बराबर होते हैं, जब AD और AS जब आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसी इसी मेथड को ही क्या कहते हैं, इसी मेथड को ही प्रभावी मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। बेटा ये बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या लिख के आएगा, एग्ज़ाम में ये नहीं लिख के आता कि AD और AS अप्रोच से अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में होती है, बताइए। एग्ज़ाम में लिख के आता है प्रभावी मांग क्या होती है, इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसके अकॉर्डिंगली अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में आती है, बताइए। तो बच्चा यही भूल जाता है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाला जो होता है उसी को ही प्रभावी मांग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, AD और AS का जो दृष्टिकोण है, इसी का नाम ही प्रभावी मांग है। जहाँ पे अगर एग्ज़ाम में पूछ ले प्रभावी मांग क्या होती है, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होते हैं उसी मांग को ही प्रभावी मांग कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो मेथड होता है, या तो समग्र मांग समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो जाए, या बेटा S = I हो जाए, बचत और निवेश या तो आपस में बराबर हो जाए, तो अर्थव्यवस्था जो है संतुलन की अवस्था में आ जाती है। ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये मेथड इसी से ही आया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मेथड जो है किस तरीके से बना है। हमने ये पढ़ा था कि AD, हमने बोला भाई AD = AS जब होता है तो अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होती है। ठीक है, तो अगर जब AD = AS होता है तो अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन की अवस्था में होती है। तो अगर जो है क्या कहते हैं, अगर भाई मान लीजिए AD, हमने ये पढ़ा है कि AD जो है वो किसके बराबर होता है, AD जो है वो बराबर होता है, AD जो है वो बराबर होता है C+I के, हमने पढ़ा है ये इसका घटक होता है। और AS ये भी हमने पढ़ा है, ये बेटा C+S के बराबर होता है। तो C से C कट गया तो I = S आ गया।
तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये वही मेथड है, उसी ऊपर वाले मेथड से ही इनोवेट हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। हमें दोनों मेथड से समझना है कैसे तालिका बनेगी, कैसे ग्राफ बनेगा और कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन में आती है। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है बेटा, बस ये ध्यान रखना है। प्रभावी मांग का सिद्धांत इसी को कहते हैं, एडी और एएस दृष्टिकोण को। तो अब हम ज़रा सबसे पहले समझ रहे हैं एडी और एएस का दृष्टिकोण, फिर हम समझेंगे एस और आई का। एक समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम समझ रहे हैं एडी और एएस दृष्टिकोण। एडी और एएस से अर्थव्यवस्था कैसे संतुलन में आती है, या इसी को आप जो है प्रभावी मांग का सिद्धांत भी कह सकते हो। प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या होता है और इसके अकॉर्डिंगली अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में आती है। आपको बस क्या लिखना है कि इस विधि के अनुसार, इसके अर्थ की हम बात कर रहे हैं, इस विधि के अनुसार एक अर्थव्यवस्था, इस विधि के अनुसार एक अर्थव्यवस्था उस स्थिति में संतुलन की अवस्था में होती है, उस स्थिति में संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में होती है जहाँ AD इज इक्वल टू AS होता है। मतलब कि इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो शर्त है वो क्या है, जिस भी पॉइंट पे AD और AS बराबर हो जाएंगे वहीं पे अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाएगी भाई। ये सबसे पहले बात तो आपको बेटा इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक तालिका बनानी है। तालिका कैसे बनेगी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। जो तालिका इसमें बनेगी वही वैसी दूसरी में बनेगी बेटा। तो हमें इसके अंदर एक तालिका बनानी है जिसके अंदर आपको लिखना है y, मान लीजिए 0, 100, 200, 300, 400, 500। उसके बाद लिख देना है C। बेटा जो तालिका मैंने पीछे से पढ़ाता आ रहा हूँ वही तालिका याद रखनी है। जैसे पहले लिख देंगे 40, फिर 80 का गैप ले लेंगे सब में। लर्न करने की, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 100 का गैप या 80 का गैप अपने आप टेबल बन जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे 120, यहाँ लिख लेंगे 200 एंड यहाँ पे आ जाएगा 280, यहाँ आ जाएगा 360, यहाँ आ जाएगा 440। आई लिख लेंगे। आई बेटा इस चैप्टर के अंदर फिक्स रहता है क्योंकि स्वायत्त निवेश की हम बात करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल 40, 40, 40, 40, 40 और 40 लिख रहा हूँ, ठीक है। खासकर आप जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, हमें इस मेथड के अंदर क्या करना है, AD निकालना है। AD मैंने आपको बोला C प्लस I का सम है। AD C प्लस I का सम होता है। तो मेरे भाई C प्लस I को जोड़ दीजिए। 40 और 40 80, 120 और 160, ये हो जाएगा बेटा 240, ये हो जाएगा आपका 320, ये हो जाएगा भाई 400 और ये हो जाएगा मेरे भाई 480। AD निकाल लिया बेटा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपको बेटा याद हो तो पीछे की सारी क्लासेस आपको याद रखनी है तो ही मुद्दा समझ में आएगा। मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि बेटा जो Y होता है, Y का मतलब है इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रीय आय। इस चैप्टर के अंदर आय का मतलब राष्ट्रीय आय है बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि जो आय होती है वही समग्र पूर्ति है। समग्र पूर्ति Y के बराबर होती है। चीख के बताया था कि AD इज इक्वल टू AE होता है और AS इज इक्वल टू Y होता है। समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो ये जो Y होता है यही AS है और ये AD है बेटा। तो कहाँ पे बराबर हो रहे हैं, मैं कोई भी बता देगा देख के। यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ये भी 400 और ये भी 400। तो ये 400 400 यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। और कोई भी पॉइंट देख लीजिए, 100 160, यहाँ पे कहीं पे भी आपस में बराबर नहीं हो रहे, लेकिन इस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। इस पॉइंट पे जो है बेटा AD इज इक्वल टू AS हो रहा है। यहीं पे अर्थव्यवस्था संतुलन में है, हो गई बात ख़त्म। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर हम देखते हैं बेटा तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 160 है, इसकी 200 तो इसकी 240। इससे ऊपर क्या हो रहा है, AD की वैल्यू ज़्यादा है और AS की वैल्यू कम है। जबकि इससे नीचे मैं देखता हूँ ये 500, ये 480, इसके नीचे क्या हो रहा है भाई,
इसके नीचे AD की वैल्यू कम है और AS की वैल्यू ज़्यादा है। बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर हमें संतुलन यहाँ पे हो रहा है। इकोनॉमिक्स में हमें संतुलन से फ़र्क नहीं पड़ता संतुलन कहाँ पे आ रहा है, संतुलन से ऊपर क्या हो रहा है, संतुलन से नीचे क्या हो रहा है, या संतुलन के आगे संतुलन के पीछे क्या हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अर्थव्यवस्था AD और AS अप्रोच के अकॉर्डिंगली यहाँ पे संतुलन पे है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण 400 पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भाई C+I लिखा है, ये AD इज इक्वल टू C+I, क्योंकि समग्र मांग जो है वो C+I का सम होती है। अब जो है तालिका तो चलो बन गई कि भाई ये जो है C+I का सम होता है, तालिका तो बन गई। अब इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो वेरी इजी वेरी सिंपल। ग्राफ को बनाने के लिए आपको बेटा बस ये पता होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि AD का ग्राफ कैसे बनता है और AS का कैसे बनता है। तो ये तो भाई हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि भाई AD का कैसे बनता है और AS का कैसे बनता है। तो AD का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा और AS का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये देखिए। ये बेटा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भाई AS का जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से बनता है 450 के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, और फिर ये S का बनता है बेटा। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि AD का जो ग्राफ है वो बेटा इस तरीके से बनता है AD का, इसके ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये बेटा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो गैप है ये C बार को इंडिकेट करता है। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जहाँ पे AD और AS आपस में बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही बेटा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहीं पे अर्थव्यवस्था संतुलन में है। इसी पॉइंट को बेटा क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को बोलेंगे बेटा प्रभावी मांग। क्या बोलेंगे, प्रभावी मांग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1000 बारी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। तो आप बोलेंगे प्रभावी मांग वह मांग होती है जहाँ पे AD और AS आपस में बराबर होते हैं। प्रभावी मांग वह मांग है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, उसे बेटा प्रभावी मांग कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही बारी पूछा जाता है। और अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई प्रभावी मांग जो है क्या होती है और प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या है और इसके अनुसार कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन में आती है, तो बेटा आपको जो है यही लिखना है। ठीक है, यही लिखना है इसके अंदर, और इसमें आपको जो है अलग से कुछ नहीं लिखना है। प्रभावी मांग के सिद्धांत में भी आपको यही लिखना है जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है। अच्छा, अब ज़रा समझिए। हाँ जी, का नाम क्या है? किसका क्या नाम है भाई? इस ग्राफ का कोई नाम नहीं होता भाई, ये इस मेथड का ग्राफ है, AD और AS अप्रोच मेथड का ग्राफ। ये तालिका बनानी है, ये टेबल बनानी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब मैंने बोला यहाँ पे E पॉइंट पे क्या हो रहा है, E पॉइंट पे जो है AD और AS ये आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था इस पॉइंट पे संतुलन में है। लेकिन मैंने बोला अर्थव्यवस्था में संतुलन से फ़र्क नहीं पड़ता, उससे पीछे क्या हो रहा है ये भी फ़र्क पड़ता है। तो बेटा इससे पीछे क्या हो रहा है, देखो जौन सा कर्व ऊपर होता है उसका मतलब है उसकी वैल्यू ज़्यादा है बेटा। तो ये वाला जो कर्व है ये AD का है, ये वाला कर्व AS का है। तो इस वाले ग्राफ पे AD जो है बेटा वो ग्रेटर देन है AS से, जबकि यहाँ पे हम देखें ये वाला कर्व कौन सा है, AS का, ये AD का है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो है AD की वैल्यू कम है, AS की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये आपको बनाना है। उसके बाद बेटा इस कर्व को आपको, ये तो बेटा मैंने सिंपल जो AD और AS होता है उसी को ही बनाया है। जैसे कि मैं पीछे आपको भी सारे पढ़ा के आ चुका हूँ कि समग्र क्या, अभी आप समझिए, 1 मिनट रुक जाइए बस, अभी आप समझिए। मैंने आपको बोला ये तालिका बनानी है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है।
इस ग्राफ को एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बोला एक अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होती है जब AD इज इक्वल टू AS होता है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे दो तरीके के सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं, जब AD जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है AS से, और AD जो है वो लेस देन भी हो सकता है AS से। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भले ही ये ऊपर वाला आए या ना आए, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर आता है कि जब AD ग्रेटर देन AS होता है और जब AD लेस देन AS होता है, अर्थव्यवस्था तो संतुलन पे यहाँ पे होगी। लेकिन अगर बराबर नहीं हो रहा, इन दोनों में कोई सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में आती है उसका प्रोसीजर बता भाई, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है मेरे भाई। ओ मेरे भाई, ये बीपी नहीं है मेरे भाई, ये बीपी नहीं है, ये बीपी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बीपी अलग है बेटा। बीपी का मतलब होता है, बीपी का मतलब होता है जहाँ पे सी और वाई आपस में बराबर होते हैं या बचत जो होती है उसको बीपी कहते हैं। ये बीपी नहीं है, यहाँ सी और वाई थोड़ी बराबर हो रहे, यहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो रही है। बीपी एक अलग कॉन्सेप्ट है, समविच्छेद बिंदु एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये वो बिंदु नहीं है। यहाँ अर्थव्यवस्था संतुलन में बीपी अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे आएगा। बीपी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बीपी नहीं है। अब जरा बेटा ध्यान से सुन लेंगे, 3 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही हमने ये जो ऊपर पढ़ा है अभी तक जितनी बकवास, ये एग्जाम में आए या ना आए कि AD-AS अप्रोच से अर्थव्यवस्था संतुलन में कैसे होती है, लेकिन ये एग्जाम में ज़रूर आता है। बेटा पहले इसको समझ लीजिए, मैं आपके मैसेज देख लूँगा, पहले इसको समझिए ज़रा कॉन्सेप्ट क्या है। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, ठीक है। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, इसका यही तो मतलब हुआ कि भाई समग्र मांग जो है, समग्र मांग जो है वो ज़्यादा है और समग्र पूर्ति क्या है, समग्र पूर्ति कम है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उत्पादकों के पास माल नहीं है। तो आप इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखेंगे ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि भाई यह जो है ना मांग अधिक्य की सिचुएशन है, यह मांग अधिक्य की स्थिति है। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है बेटा, इस सिचुएशन के अंदर समग्र मांग ज़्यादा है, समग्र पूर्ति कम है। उपभोक्ता खरीदना चाहता है लेकिन उत्पादकों के पास माल नहीं है बेचने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, जो बुक में लिखा हुआ है मैं सारे बता रहा हूँ आपको, आपको एक थ्योरेटिकल में लिखना है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों का सारा स्टॉक, उत्पादकों का सारा स्टॉक बिक जाएगा, उत्पादकों का सारा स्टॉक बिक जाएगा और वह अगली बार अधिक उत्पादन की योजना बनाएगा, अधिक उत्पादन की योजना बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मांग ज़्यादा है पूर्ति से, तो प्रोड्यूसर ने जितना बनाया होगा वो सब बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। उल्टा कम पड़ जाएगा, होगा ही नहीं उसके पास बेचने के लिए। बंदा मांगने आएगा लेकिन प्रोड्यूसर के पास माल ही ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो ये सोचेगा यार पहले मैंने जितना बनाया था वो सब बिक गया था, कम पड़ गया था, तो अगली बार मैं ज़्यादा बनाऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, अधिक उत्पादन की योजना बनाएगा, क्योंकि पिछली बार कम पड़ गया था। अब उसकी वजह से परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा, परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने का मतलब होता है समग्र पूर्ति बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ने का मतलब है समग्र पूर्ति बढ़ेगी, और समग्र पूर्ति जो है, समग्र पूर्ति तब तक बढ़ेगी जब तक क्या ना हो जाए, जब तक समग्र मांग के बराबर ना हो जाए। क्योंकि समग्र पूर्ति का मैंने आपको मतलब बताया था
कि एक साल के अंदर अंदर उत्पादक वस्तु का इच्छित उत्पादन से कितना उत्पादन करना चाहते हैं। तो अब उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ज़्यादा करना चाहते हैं तो समग्र पूर्ति ज़्यादा होगी, और समग्र पूर्ति ज़्यादा तब तक होती रहेगी जब तक पूरी डिमांड को फुलफिल ना कर दे। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पूर्ति कम रह गई, मांग ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वो है पूर्ति को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ पे? पूर्ति को बढ़ाना, क्योंकि पूर्ति कम रह गई यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर समग्र मांग कम रह गई जबकि समग्र पूर्ति ज़्यादा हो गई। उत्पादकों ने माल बना रखा है लेकिन खरीद कोई नहीं रहा उसको, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? सारे उल्टे पॉइंट लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे थे। यहाँ पे लिखेंगे कि यह पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन है, यह पूर्ति अधिक्य की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे मांग कम रह गई और पूर्ति ज़्यादा हो गई। यह पूर्ति अधिक्य की स्थिति है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उत्पादकों का, आप लिखेंगे यहाँ पे कि ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उत्पादकों के पास, ऐसी स्थिति में उत्पादकों के पास बिना बिका माल का स्टॉक, बिना बिका माल का स्टॉक रह जाएगा। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? बिना बिका माल का स्टॉक, इसका मतलब ये होता है, मैंने बोला पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है, प्रोड्यूसरों ने माल बना लिया लेकिन कोई ख़रीद ही नहीं रहा उसको, डिमांड ही कम है, तो जिसकी वजह से माल बिकेगा ही नहीं और उत्पादकों के पास स्टॉक जमा हो जाएगा, जिसको कहते हैं बिना बिका माल का स्टॉक। और वह अगली बार क्या करेगा? अबे जब पिछला ही नहीं बिका तो वह अगली बार कम उत्पादन करेगा। सिंपल सी बात है, जब पुराना ही नहीं बिका तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन करके क्या करेगा? तो वो उत्पादन घटाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप अगर उत्पादन घटेगा तो उत्पादन घटने का मतलब है समग्र पूर्ति घट रही है, क्योंकि इच्छित उत्पादन अब कम हो गया। समग्र पूर्ति क्या है? एक साल के अंदर अंदर उत्पादकों का इच्छित उत्पादन, अब इच्छित उत्पादन कम हो गया, तो बेटा समग्र पूर्ति जो है वो तब तक क्या होगी? तब तक जो है कम होगी जब तक समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर नहीं हो जाते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों में से एक गारंटीड है, एग्ज़ाम में आता ही आता है, या तो दोनों आ जाते हैं या दोनों में से कोई एक आएगा। अभी जब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल अभी बस इतना समझिए, मैंने अब आपको बोला है अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होती है जब या तो ये कंडीशन पूरी है या ये वाली। मैंने आपको अभी प्रभावी मांग का सिद्धांत समझाया है, या समग्र मांग और समग्र पूर्ति। जहाँ पे अर्थव्यवस्था के अंदर एडी और एएस बराबर हो जाते हैं वहीं अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है। ये तालिका मैंने आपको बताई कैसे बनेगा, इसमें एएस और एडी यहाँ पे बराबर हो रहे थे इसलिए अर्थव्यवस्था यहाँ संतुलन में है। एएस का ग्राफ मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, एडी का ग्राफ पीछे समझा चुका हूँ, ये दोनों इसमें यहाँ पे कट कर रहे हैं, यही अर्थव्यवस्था संतुलन में है। लेकिन इससे और इससे आगे क्या हो रहा है वो मैंने आपको समझाया कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में आएगी। जब मांग ज़्यादा होती है तो क्या होता है, और जब पूर्ति ज़्यादा होती है तो क्या होता है, किस तरीके से ये वाली सिचुएशन कैसे इसमें बदलती है और ये वाली सिचुएशन कैसे इसमें बदलती है, उसके लिए प्रोड्यूसर ये सारे स्टेप फॉलो करता है, तब जाके अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में आती है। अब बिल्कुल बेटा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है दूसरे का। अब हम समझते हैं कि बचत और निवेश। 1 मिनट रुक जाइए बस बेटा। बचत और निवेश, इस वाली अप्रोच से कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन में आती है, ये वही है बेटा जो हम बिल्कुल ऊपर पढ़ाए। आपको बस ये लिख देना है, ये शर्त है कि इस विधि के अनुसार एक अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होती है जब बचत और निवेश आपस में बराबर होते हैं, बस दैट्स इट। और टेबल भी वही वाली बनानी है जो ऊपर बनाई है, कोई अलग टेबल नहीं बनाऊंगा। 0, 100, 200, 300, 400, 500 से भी बिल्कुल वही लिखूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है। 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। इसी तरीके से आई भी वही लिखूंगा।
क्या क्या लिखूँगा 40 40 40 40 40 40 और वहाँ पे मैंने AD निकाला था, यहाँ पे बस मेरे को S निकालना है, यहाँ पे मेरे को AD नहीं निकालना। तो S कैसे निकलता है, कल ही हमने सीखा है, y से C को घटा देता हूँ, तो ये बेटा माइनस का 40, ये माइनस का 20, ये 0, ये 20, ये 40 एंड इसमें से इसको माइनस कर देंगे 60। तो अब देखना है S और I बराबर कहाँ हो रहे हैं। अब ये तो मेरे को सीधा ही दिख रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ये रहा यहाँ पे, ये बराबर हो रहे हैं। तो देख लीजिए अर्थव्यवस्था संतुलन में वहीं पे आ रही है, उसी 400 पे जो AD और AS अप्रोच के AD और AS अप्रोच के अकॉर्डिंगली आ रही थी। अर्थव्यवस्था इस वाले मेथड से भी वहीं पे आ रही है, यहाँ पे S और I बराबर हो रहे हैं। लेकिन इससे अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो इससे ऊपर S की वैल्यू कम है, I की वैल्यू ज़्यादा है, और इससे नीचे अगर मैं देख रहा हूँ तो S की वैल्यू ज़्यादा है, I की वैल्यू कम है। तो टेबल वही बनी है, बस कॉलम एक अलग बनेगा। और ग्राफ भी कौन सा बनाना है, अभी S और I है तो S और I का बनाना है बेटा। तो ग्राफ कैसे बनाना है आपको, ग्राफ आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। S और I जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। हमने पढ़ा था I जो है वो बेटा इस तरीके से बनता है, फिक्स रहता है, और S मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से बनता है, ये डिसेविंग होती है। तो ये बेटा आपस में यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे संतुलन में होगी E बिंदु पे। इस E बिंदु पे क्या हो रहा है, S और I आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, जबकि इससे प्रीवियस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ I की वैल्यू ज़्यादा है S से, क्योंकि I का कर्व ऊपर है बेटा, S का कर्व नीचे है। और इससे यहाँ पे अगर बात करें तो S का कर्व ज़्यादा है, S का कर्व ऊपर है, I का कर्व नीचे, तो यहाँ S यहाँ पे। जैसे भी बेटा मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि भाई अर्थव्यवस्था संतुलन में वहाँ पे होती है जहाँ पे S और I बराबर होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है ये बराबर होंगे। दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं बेटा, या तो बेटा क्या हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, AD ग्रेटर देन AS है। तो बेटा या तो बेटा I जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है S से, या I जो है वो लेस देन हो सकता है S से। तो या तो बेटा वो आपसे बोलेगा, ये भी बेटा फिक्स है। सेम वही चीज़ है कि अगर ये और ये सिचुएशन है तो अर्थव्यवस्था कैसे संतुलन की अवस्था में आएगी, ये बता भाई। प्रोड्यूसर क्या स्टेप फॉलो करेगा। तो बेटा कोई अलग से पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, जो ऊपर मैंने पढ़ाया है वही है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, बस आपको क्या लिखना है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो निवेश है वो ग्रेटर देन है बचत से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई जो निवेश है वो लेस देन है बचत से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सिचुएशन होती है ना बेटा I ग्रेटर देन S की, ये वही सिचुएशन है AD ग्रेटर देन AS। जो पॉइंट मैंने AD और AS में लिखे हैं वही पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं सारे के सारे, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, पॉइंट 4। सिमिलरली AD और AS वाले जो लिखे हैं, AD ग्रेटर देन AS वाले, ये एक बार दिखा देना उन्हें भैया, एक बार दिखा देना। 1 मिनट रुकिए, वही पॉइंट लिखने हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि भाई ये नहीं लिखना बेटा, पहला तो मांग अधिक के नहीं लिखना, लिखना है आपको कि भाई निवेश ज़्यादा है बचत से। ऐसी स्थिति में सारा माल उत्पादकों का सारा स्टॉक बिक जाएगा, वह अगली बार अधिक उत्पादन की योजना करेगा, परिणाम स्वरूप उत्पादन जो है बढ़ेगा, समग्र पूर्ति बढ़ेगी। और समग्र पूर्ति जब तक बढ़ेगी, बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, समग्र पूर्ति जब तक बढ़ेगी जब तक S इज इक्वल टू I ना हो जाए, बस। और सिमिलरली जो ये वाली है S लेस देन I, ये सिचुएशन ये वाली होती है AD लेस देन AS। तो जो पॉइंट हमने ऊपर लिखे हैं वही पॉइंट बेटा यहाँ पे लिखने हैं। पहला बस ये लिखेंगे कि इसका मतलब ये होता है निवेश कम है बचत से, और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सेम वही लिखने हैं जो हमने AD लेस देन AS में लिखे हैं। बस लास्ट वाली लाइन में ये लिखना है आपको कि समग्र पूर्ति जब तक घटेगी जब तक S इज इक्वल टू I नहीं हो जाता। दोनों क्वेश्चन हो गए आपके सेम कॉन्सेप्ट से बेटा। ये इसमें
ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाली टेबल बनेगी। बस अगर एडी और एएस आता है बेटा, जो ग्राफ ये, हाँ जी बताइए। ये बचत का और ये इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है, इसमें जो सप्लाई है, जो एक्स अक्ष को जहाँ भाई यहाँ सप्लाई नहीं है, भैया यहाँ भैया एक मिनट रुक जाइए।